नमस्कार, लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। अपने इस लोकप्रिय कार्यक्रम में हम रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम सहकारी समिति से जुड़ी जानकारी देंगे। सहकारी शब्द का शाब्दिक अर्थ है साथ मिलकर कार्य करना। जब आर्थिक उद्देश्य के लिए साथ मिलकर काम किया जाता है तो सहकारी समिति बनाई जाती है। 1903 में भारतीय अकाल आयोग ने सरकार को भारत में सहकारी समितियों की शुरुआत को लेकर रिपोर्ट करने के लिए रिपोर्ट पेश की और 1904 में पहला सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित किया गया। आजादी के बाद कई बार पहल की गई और भारत सरकार ने 2002 में सहकारिता पर एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की। फिर सहकारी समितियों के कार्य ने तेजी पकड़ी। सहकारी समितियों को सहकारी संस्था, सार्वजनिक निगम और सहकारी उपक्रम आदि के नामों से जाना जाता है। सहकारी समिति ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो अपने पारस्परिक लाभ के लिए स्वेच्छा से सहयोग करते हैं। ये एक स्वैच्छिक संस्था है। इसमें कोई भी व्यक्ति कभी भी सदस्य बन सकता है और स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ भी सकता है। सहकारी समिति में पूंजी सभी सदस्यों द्वारा लगाई जाती है और अगर संस्था पंजीकृत हो जाती है तो वो ऋण भी ले सकती है। साथ ही सरकार से अनुदान भी प्राप्त किया जा सकता है। अगर सहकारी समिति के सदस्यों को पैसे की जरूरत होती है तो कम ब्याज में कर्ज भी मिलता है। कई सहकारी समितियां हैं जिससे आप वाकिफ भी होंगे, मसलन उपभोक्ता सहकारी समिति, उत्पादक सहकारी समिति, सहकारी सामूहिक आवास समिति इत्यादि हैं। और आज हम सहकारी समिति से जुड़ी आपको जानकारी देंगे। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं आज की हमारी कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता बबीता झा जी। बबीता जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो बबीता जी आपको सहकारी समिति के तमाम नियम, कायदे, कानून की जानकारी देंगी। अगर आपका भी इससे जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुके हैं। तो एक बार फिर से आपको विषय की जानकारी दे देते हैं। सहकारी समिति से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे कानूनी विशेषज्ञ से जुड़ सकते हैं और कानूनी सहायता प्रदान कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120612796 0120672796 इन नंबर्स पर आप कॉल करके इस विषय से जुड़ी हुई तमाम कानूनी जानकारी, राय मशवरा और अपनी सवालों का समाधान यहाँ इस कार्यक्रम के जरिए जुड़कर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सहकारी समिति से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपको एक बार फिर से बता देते हैं 0120612796 0120612796 इन नंबर्स पर आप कॉल करके इस विषय से जुड़ी हुई तमाम कानूनी जानकारी हमारे कानूनी विशेषज्ञ बबीता झा के साथ जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। सहकारी समिति से जुड़ी हुई कोई भी कानूनी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। सहकारी समिति से जुड़ी जो कानूनी जानकारी है वो इन नंबर्स पर आप इस कार्यक्रम के जरिए जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं और तमाम अपने सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। सहकारी समिति किसे कहते हैं, इसकी कानूनी परिभाषा क्या है, समिति बनाने की आवश्यकताएं क्यों होती हैं, सहकारी समिति की सदस्यता के लिए क्या कुछ मापदंड होते हैं, कौन सहकारी समिति का सदस्य बन सकता है, किस तरह से इसकी पंजीकरण की प्रक्रिया होती है, क्या कुछ तमाम इसके कायदे, नियम, कानून होते हैं, इन सभी पर आप ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और तमाम कानूनी जानकारी आप हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। तो सहकारी समिति को रेगुलेट करने वाले कानून कौन कौन से होते हैं ये भी आज हम आपको हमारे कानूनी विशेषज्ञ के जरिए समझाएंगे कि बहुराज्य सहकारी अधिनियम क्या है ये भी आपको बताएंगे। सहकारी समिति चलाने के लिए पैसे कहां से आते हैं, फंडिंग कैसे होती है, सहकारी समिति के पंजीकृत उपनियमों, बायलॉज में संशोधन कैसे करें, तमाम जनरल असेंबली क्या होती है समिति की, जनरल असेंबली में अध्यक्ष की भूमिका क्या कुछ कहती है, जनरल असेंबली के सदस्यों के मतदान के अधिकार क्या कुछ होते हैं, ये तमाम जानकारी आप इस विषय पर हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं।
तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बबीता जी आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि सहकारी समिति की कानूनी परिभाषा क्या कुछ कहती है। जी मैम, जैसा आपने कहा कि सहकार का मतलब होता है साथ मिलकर कोई काम करना। लॉ इसी को थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड में ये बात कहता है जी कि सहकारी समिति वो है जो सहकारिता एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। मतलब एक फॉर्मल बना दिया गया है। वैसे तो हम लोग मिलकर काम करते हैं, लेकिन अगर लीगली इसको सहकारिता समिति जो कहते हैं कि वो एक लीगल एंटिटी हो जाती है जी। अपने मेंबर से अलग उसकी एक एंटिटी होती है, उसका एक अस्तित्व होता है। वो आपको तभी मिल सकता है जब आप लॉ के अंदर रजिस्टर्ड हो। तो लीगल डेफिनेशन यही है कि सेक्शन 4 है उसकी रजिस्ट्रेशन एक्ट के लिए जो भी एक्ट बने हैं हर स्टेट के अलग अलग हैं और 1912 का एक्ट है, उसके तहत जो भी रजिस्टर्ड है वो सोसाइटी रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव रजिस्टर्ड सोसाइटी कहलाते हैं। जी बिल्कुल। बबीता जी ये भी समझना चाहेंगे आपसे, हमारे दर्शकों को समझाइए कि सहकारी समिति बनाने की आवश्यकता क्यों होती है। जी, सहकारिता का जैसा कि सिंपल सा मतलब है कि मिल के हम लोग कुछ काम करते हैं। जी। जब हम इसका स्टेट का काम इतना ज्यादा बढ़ गया कि हर कुछ वो नहीं कर सकता है। हमारा जो वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर का हर काम नहीं कर सकता और न ही उतने जितना लोगों को जरूरत है, जिस चीज की जरूरत है वो समझ सकता है जी। अगर लोकल लोग इस चीज को करे तो शायद बेटर तरीके से कर सकते हैं। देश में तो काम काफी अच्छे से हो रहा है, पहले से हो रहा है, हमारे यहाँ हो रहा था, लेकिन इसको लीगली नहीं किया जा रहा था। सोसाइटी आपस में सोशल लोग करते थे मिलके। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि लोग जो कर रहे हैं अपने सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, जो आपस मिल के काम कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट भी उनको सहयोग देती है तो शायद वो अच्छे से काम कर पाएंगे। और एक काम और भी है कि जैसे कि कोई प्रोड्यूस होता है, कोई प्रोडक्शन होता है, कोई एग्रीकल्चर गुड है, कोई जैसे दूध का अपने यहाँ बहुत फेमस एग्जाम्पल है, अगर उसको जो खुद प्रोडक्शन करते हैं वो उसे बेच नहीं सकते, मार्केट तक ले जाने का काम बिचौलिया करते थे, जो कि प्रॉफिट का एक बड़ा शेयर उनके पास चला जाता था। तो जिनको जरूरत है, जो प्रोडक्शन करते हैं, उनको शेयर नहीं मिलता था। तो इसके लिए एक बीच का रास्ता निकाला गया कि वो लोग खुद मिलकर अगर ऐसा कुछ करे, एक सोसाइटी बना ले, गवर्नमेंट भी उनको थोड़ा हेल्प करे, तो वो डायरेक्ट मार्केट तक पहुंच सकते थे। इन दो बेसिक जरूरत के कारण इस सोसाइटी की जरूरत पड़ी और उसके लीगल एंटिटी दी गई। बिल्कुल, बहुत ही बेहतर तरीके से आपने बबीता जी समझाया हमारे दर्शकों को कि आखिर सहकारी समिति बनाने की जरूरत क्यों होती है। सहकारी समिति की सदस्यता के लिए क्या कुछ मापदंड है, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। जी, सहकारी समिति कोई भी बन सकता है बशर्ते वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल हो। ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, लेकिन इसको सिंपल वर्ड में कहूंगी कि जो कोई इंसान समझ सकता है, जैसे कोई माइनर है, बच्चा है, या उसको कोई मेंटल डिजीज है, कोई ऐसी फिजिकल कंडीशन है, कुछ समझ नहीं सकता है, डिसीजन नहीं ले सकता है, तो बस उसको छोड़ के सभी एलिजिबल जो लोग हैं वो कर सकते हैं। हाँ, अगर लॉ ने किसी को डिबार कर रखा है, जैसे किसी ने कोई फ्रॉड किया है या किसी भी रीजन से लॉ के अंदर कहा है कि आप नहीं कर सकते हो, तो उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। जनरली जो मेंटली फिट हैं वो सभी कोई इसमें कर सकते हैं, ये इसके मेंबर बन सकते हैं और मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। 97 अमेंडमेंट के बाद तो ये फंडामेंटल राइट में आ गया है कि अगर जो भी कोई बनाना चाहे तो सोसाइटी मिलकर बना सकते हैं। इसके लिए 10 या 15 लोगों की जरूरत है, अलग अलग स्टेट में कह रही हूँ, कहीं 10 है कहीं 15 मिनिमम लोग मिलकर कर सकते हैं। उनको कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, कुछ पर्पस, लेकिन इसका डिफाइंड पर्पस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मिलके हम बाद में पर्पस डिसाइड करेंगे। जब आप मिलते हैं तो उसके लिए कि कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं, वो लोग सारे प्रूफ देके गवर्नमेंट से बोलते हैं तो उनको रजिस्टर्ड कर दिया जाए सोसाइटी एक्ट में। तो इसके लिए बनाने के लिए बस ये सिंपल सा है कि जो एलिजिबल हो, चीज समझ सकता हो, कुछ उनके पास करने के लिए एक प्लान हो कि वो पैसे इकट्ठे किए हैं और उसका फ्यूचर में कैसे यूज करेंगे जी, वो बना सकते हैं। बिल्कुल बबीता जी, ये कौन सहकारी समिति का सदस्य बन सकता है, ये भी समझना चाहेंगे। जी, कार्य समिति, क्योंकि इसका जो बिल्कुल डेमोक्रेटिक संगठन होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल वाला कॉन्सेप्ट है जी। कि इसके जो बनाने वाले होते हैं वो इसके बेनिफिशियरी भी होते हैं, इसलिए इसमें सबको राइट दिया जाता है। इसके एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो वोटिंग राइट वाले जितने मेंबर होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। अगर किसी से पार्टनरशिप है या मैं इसको 4 कैटेगरी में रखूंगी। पहले वोटिंग राइट वाले सारे मेंबर्स, सेकंड कैटेगरी में आते हैं एक्स ऑफिसर ऑफिसर,
जो कई ऑफिसर्स हैं और पोस्ट के कारण उसके मेंबर हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। थर्ड आते हैं जैसे पार्टनरशिप है, कॉपरेशन है, किसी और सोसाइटी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकता है या अदर जो भी हो सकते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव भी इसमें होंगे जी। और बाकी अगर किसी ने लॉ ने मना कर रखा है, सोसाइटी के बाई लॉज ने या जिस एस्टेट में वो काम करते हैं उनके, या किसी के स्पेशली बता रखा है कि ये इसमें होंगे, तो वो होंगे फोर्थ कैटेगरी, वो स्पेशल है, स्पेसिफिक है। ये तीन तो सब में रहते ही रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बबीता जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि सहकारी समिति के पंजीकरण की क्या कुछ प्रक्रिया होती है? जी मैम, ये पहले तो हमें फिजिकल जाके देना पड़ता था, लेकिन ये जो अमेंडमेंट आया है लास्ट ईयर, उसमें इसको पूरा ईज ऑफ बिजनेस में कर दिया गया। तो अब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही हो सकता है जी। ऑनलाइन में भी किया जा सकता है, जो उसके फॉर्मेट है, उसमें एक एप्लीकेशन आपको मूव करना होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कि जरूरी है, उन डॉक्यूमेंट्स के तहत उसको आपको सबमिट करना पड़ता है जी। और अब जो है ये एक टाइम लाइन फ्रेम कर दिया गया है इस अमेंडमेंट के बाद। ट्रांसपेरेंसी रखना था और थोड़ा सा ईज ऑफ बिजनेस की बात जो कह रही थी, उसके लिए जैसे 60 डेज का टाइम है, इतने दिन में आपको रिजेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है। तो मैं अभी डॉक्यूमेंट्स की बात कर रही हूँ। अप्लाई जो करना है, आपका एक फॉर्मेट है, उसमें देना है। उसमें डॉक्यूमेंट्स ये लगेगा कि जो प्रोमोटर्स हैं, मेंबर्स हैं उसके, उनका लिस्ट होगा जी। सेकंड होगा कि उन्होंने बैंक में जो पैसे रखे हैं, बैंक से एक सर्टिफिकेट इशू होगा, वो रहेगा कि कितने पैसे उन्होंने कलेक्ट किए हैं। थर्ड होगा प्रपोजल कि इन पैसों का उनका जो सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो किस टाइप से यूज करने की प्लान करिए फ्यूचर में, उनका प्रोजेक्ट क्या है, क्या बनाना चाहते हैं, और जो भी वो बनाना चाहते हैं वो बेनिफिशियरी कैसे होगा सबके लिए। और उसका जो जनरली ऐसे सोशल भी हो सकता है, लेकिन इसका इकोनॉमिक वैल्यू ही होता है कि इकोनॉमिक बेनिफिट सबको मिलना चाहिए। बिल्कुल। ये उनका प्रपोजल में ये एक उनको क्लियरली ड्राफ्ट देना पड़ता है। उसके बाद उनका हो जाएगा कि जो भी मेंबर्स हैं, मतलब टोटल मिला के उनका जो प्रोजेक्ट है कि टोटल ये काम वो किस टाइप से करेंगे आगे, फ्यूचर प्लानिंग, जो उनके मैनेजमेंट है वो कौन है, उनका फंडिंग कहाँ से है, कहाँ से होगा, ये सारा उनको वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं। 60 डेज के अंदर उनको उनका रिप्लाई मिल जाएगा। आज हम आपको सहकारी समिति से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी दे रहे हैं और जिसके लिए हमारे साथ लगातार हमारी कानूनी विशेषज्ञ बबीता झा जी हमारे साथ बनी हुई हैं, जो आपको इस विषय से जुड़ी हुई तमाम कानूनी जानकारी दे रही हैं। अगर आपका भी इस विषय से जुड़ा हुआ कोई सवाल है या आप कुछ राय मशवरा करना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल करके हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर अपने तमाम सवालों की, अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। बबीता जी, अब आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि सहकारी समितियों को विनियमित यानी कि रेगुलेट करने वाले कानून कौन से होते हैं? जी, इसमें सहकारी समिति के साथ एक खास बात यह है कि ये दोनों लिस्ट में है। मतलब ये मेन रूप से स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, जिस पर कानून स्टेट बना सकती है जी। लेकिन कई सहकारिता समिति है जो कि एक से ज्यादा स्टेट में काम करती है, जिसके लिए 2002 में मल्टी स्टेट ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट लाया गया था जी। इसमें सेंटर भी बना सकती है लॉ। तो यहाँ पर हर दो तरह के हो गए। एक तो नेशनल भी है, वो एक गाइडलाइन बना देता है, स्टेट लेवल का भी एक्ट होता है। ये 1912 का एक्ट और मल्टीनेशनल जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 से 2022 में अमेंड हुआ है, लास्ट ईयर हुआ, 23 में पास हुआ है। वो तो हमारा इसके लिए एक ब्लैंकेट लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन भी इसके लिए प्रोविजन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो 97 अमेंडमेंट हुआ था 2011 में, 2012 से लागू है ये, वो इसको दो जगह इसमें इंक्लूड करता है। फर्स्ट तो इसको फंडामेंटल राइट बना देता है, जो सबसे बेसिक डिफरेंसेस हैं कि आपको कानूनी राइट तो था ही, फंडामेंटल राइट भी है कि आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। आर्टिकल 19(1) में ये ऐड किया गया है जी। कॉन्स्टिट्यूशन के ही दूसरा प्रोविजन है जो स्टेट के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उसमें भी इसको इंक्लूड किया गया है। प्लस इसको जो लिस्ट है स्टेट सेंट्रल लिस्ट, वहां भी इसको इंक्लूड किया गया है। 19B स्पेशली इंसर्ट किया गया है जी, सॉरी 9B। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन खुद प्रोवाइड करता है, नेशनल लॉ है, और इसके अलावा जो है स्टेट लेवल पे लॉ है। 2002 में इसके लिए पॉलिसी है ही स्टेट गवर्नमेंट की, और पहले ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक अलग से ब्रांच होता था, उसी मिनिस्ट्री का ये डिपार्टमेंट था। लेकिन 2012 से
12 या 11 से ये अलग से एक मिनिस्ट्री बन गया, जिसके पहले मिनिस्टर हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं। जी। तो इसको अब लीगली काफी स्ट्रांग बना दिया गया है इसको, और इसके लिए बहुत सारे लेवल पे हैं, मल्टीपल लेवल पे इसके लिए लॉ अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल बबीता जी ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि बहु राज्य सहकारी अधिनियम क्या है? व्हाट इज अ मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव एक्ट? और जैसा अभी कह रही थी कि जो बहुत सारी ऐसी समितियां हैं जो बहुत एक से ज्यादा स्टेट में काम करती है। सपोज जैसे महाराष्ट्र के बॉर्डर एरिया में कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, चीनी मिल जो के लिए यूज करती है उसका, तो वो गन्ना क्या होता है महाराष्ट्र से भी खरीदेगी, गुजरात से भी खरीदेगी जी। ऐसे ही बहुत सारे हैं जहाँ पे एक स्टेट से उनका नहीं काम चल रहा है, उनका एक से ज्यादा स्टेट में वो फैले हुए हैं, तो उनको रेगुलेट अगर हम स्टेट से करते हैं, स्टेट का लॉ जो स्टेट में ही लगेगा, तो इसमें उनको प्रॉब्लम हो रही थी। दूसरी बात ये भी हो रही थी कि उनको फंडिंग की भी प्रॉब्लम हो रही थी। फंड तो उनको एक जगह से लेना है, मार्केटिंग कहीं और करना है, तो इसके लिए लगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके लिए कोई लॉ बनाना चाहिए जिसमें कि एक यूनिफॉर्मेलिटी आ सके। हर स्टेट का अलग अलग लॉ है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क करती है उनको प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसके लिए 2002 में ये एक्ट लाया गया है, जिसका बेसिक प्रिंसिपल तो यही था कि इसमें यूनिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर यूनिफॉर्म में के एक साइड इफेक्ट भी हैं। लाइक जैसे कि इसका तो डेमोक्रेटिक चीज है, पब्लिक खुद अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, सेल्फ है की तरह है ये, सेल्फ हेल्प के लिए मिल के कुछ काम करती है। अगर गवर्नमेंट का लॉ का बहुत ज्यादा इन्फोर्समेंट हो जाए, बहुत ज्यादा रेगुलेशन हो जाए, तो इसका जो डेमोक्रेटिक ये रूप है, फ्रेमवर्क है, वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इसको बैलेंस बना के रखा गया है कि स्टेट को अपने लेवल पर काम करने दिया जाए, लेकिन जहां जरूरत है इसको स्टेट लेवल से हटाया नहीं गया है, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, जहां पर एक से ज्यादा स्टेट यहाँ इन्वॉल्व है, वहां ये जो लॉ है वो एप्लीकेबल होगा। 2022 में इसके बाद ही 97 अमेंडमेंट आया जो 2011 में, बिल्कुल। तो उसके अकॉर्डिंग करने के लिए और जो इसमें टेक्नोलॉजी को ज्यादा यूज करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के लिए लास्ट ईयर में अमेंडमेंट किया गया है। बिल्कुल बबीता जी, इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि काम आगे बढ़े, और इसमें 3-4 चीजें जो अभी एट प्रेजेंट जो लास्ट ईयर के बाद हो गया है तो काफी इम्पोर्टेंट है। कि पहले जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को कई बार एक्सपीरियंस नहीं होता है, फंड नहीं होता है, तो वो ठीक से वर्क नहीं कर पाती, जिसको सीक इंडस्ट्री कहते हैं, उस टाइप की भी कन्वर्ट हो जाती है। बहुत सारे एसेट इनके होते हैं जो नॉन परफॉर्मेंस वाले हो जाते हैं, तो उनको रीबिल्ड करने के लिए या उनको रीएस्टेब्लिश करने के लिए भी ये मल्टीपल सोसाइटी एक्ट जो है उसमें प्रोविजन है। बिल्कुल बबीता जी, जाते जाते एक सवाल का जवाब और आपसे चाहेंगे कि जो सहकारी समिति चलाने वाले लोग होते हैं, इनके लिए पैसे कहाँ से आते हैं, फंडिंग कहाँ से की जाती है? इनकी फंडिंग के जो सबसे बेसिक सोर्स है कि ये तो पहले सेल्फ हेल्प के लिए, जैसा मैंने कहा कि आपस में कलेक्ट करके बनाते हैं कि हम 100 लोग मिले, 50 लोग मिले, जो भी मिले, कि हम इस पर्पज से अपने आप से कलेक्ट कर रहे हैं कुछ पैसे, और उस पैसे के से ये बिजनेस शुरू करेंगे कुछ भी। गवर्नमेंट इनको ऐड भी देती है। इनका बेसिक रूप से 2 जगह से आता है इनको फंड। बिल्कुल बिल्कुल बबीता जी, आपने तमाम जानकारी सहकारी समिति से जुड़ी हुई हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, हमारे साथ इस कार्यक्रम के में जुड़ी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।